नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस के मंथली करेंट अफेयर्स के वॉल्यूम 7 का डिस्कशन करेंगे। 1 से 6 वॉल्यूम 1 से 6 तक का डिस्कशन किया जा चुका है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वॉल्यूम 1 से 6 तक के वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप 1 से 6 तक के वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये परफेक्शन आईएएस का जो मंथली करेंट अफेयर्स है, इसके वॉल्यूम 7 के बिहार स्पेशल का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित है। डिस्कॉम द्वारा देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग जारी की गई। इसमें से उत्तर बिहार विद्युत कंपनी को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिस्कॉम के द्वारा 55 विद्युत कंपनियों की एक रेटिंग जारी की गई पूरे देश के, जिसमें से उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 37वां, जबकि दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में 2 विद्युत कंपनियां हैं, एक उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और एक दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी। डिस्कॉम द्वारा जो रेटिंग जारी की गई उसमें से नॉर्थ बिहार को 37वां स्थान और साउथ बिहार विद्युत कंपनी को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी का स्थान 45वां और 47वां था। इनके स्थानों में इस वर्ष सुधार हुआ है। इस वर्ष दोनों कंपनियों को सी ग्रेड मिला है, जबकि पिछले वर्ष उनको C- ग्रेड मिला हुआ था। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग का यह 12वां संस्करण प्रकाशित किया गया है, जिसमें से भारत भर के 55 वितरण कंपनियों में से 14 को A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की कंपनियों को A+ या A श्रेणी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का व्यय। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने वाले बड़े राज्यों की सूची में बिहार का सर्वोपरि स्थान है, अर्थात बिहार प्रथम स्थान पर है। केंद्र सरकार की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिहार ने अपने GSDP अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल 2.7% उच्च शिक्षा के मद पर व्यय करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य उच्च शिक्षा पर व्यय करने के मामले में बिहार से पीछे हैं। बिहार सरकार ने यह खर्च नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना, विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचना में मजबूती, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक असमानता दूर करने तथा नए संस्थानों के लिए जमीन मुहैया कराने के लिए ये जो 2.7% अपने GSDP का खर्च कर रहा है बिहार, इन मदों में खर्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट न्यूज है, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज को NBA से मान्यता मिली है। मधुबनी जिला में स्थित है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन NBA से संबद्धता प्राप्त करने वाला यह बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। मिथिला क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। NBA ने इन संस्थान की गुणवत्ता क्षमता का आकलन करने के पश्चात ही इसको मान्यता दी, अर्थात पूरी जांच पड़ताल करने के बाद से इसे मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, BSDMA और इसरो प्राकृतिक आपदा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए सहमत हुए हैं। न्यूज है, प्राकृतिक आपदा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए BSDMA एवं इसरो संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं। इसका बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, शीतलहर, गर्म लहर अर्थात हीट वेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राज्य को सटीक बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त हो सके, इसके लिए BSDMA अर्थात बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं। इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर BSDM के साथ आपदा प्रबंधन, शमन तथा पूर्वानुमान के क्षेत्रों में मिलकर संयुक्त रूप से काम करेगा। इसरो बिहार की नदियों की प्राकृतिक अध्ययन कर उसमें बाढ़ आने की संभावनाओं का पूर्वानुमान प्रदान करेगा, साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करेगा और इस कार्य में वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली की भी मदद लेगा। नेक्स्ट न्यूज है, BRABU अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है।
तो BRABU में मछलियों का DNA परीक्षण किया जाएगा। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि BRABU मुजफ्फरपुर में मछलियों का DNA परीक्षण किया गया है। BRABU के प्राणी विज्ञान विभाग में PCR मशीन लाई गई है। इसी मशीन की मदद से मछलियों के DNA की संरचना का निर्धारण किया गया है। बिहार राज्य में एकमात्र BRABU में ही MSc फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट न्यूज है पटना कलम से संबंधित। पटना कलम से संबंधित 26 मार्च 2024 को पटना में एक सप्ताह का पटना कलम चित्र शैली का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब पटना कलम का प्रशिक्षण आयोजन किया गया तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन था इंटैक ने किया गया। इंटैक पटना चैप्टर एवं योर हेरिटेज के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से मुर्शिदाबाद होते हुए पटना तक पहुंची इस शैली के उत्थान एवं पतन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। अर्थात पटना कलम का जो विकास हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल के आसपास ही हुआ था। उस समय जहांगीर के शासनकाल के समय में जो चित्रकार थे पटना कलम से संबंधित, वो जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार रहते थे वहाँ से मुर्शिदाबाद के रास्ते ये पटना तक पहुँचे थे और यहाँ पे आने के बाद से उन्होंने एक नई प्रकार की शैली का विकास किया था, चित्रकला शैली का, जिसे पटना कलम शैली कहा जाता है। इस शैली का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, इसीलिए इसे पटना कलम कहा जाता है। इस पर मुगल शाही शैली, ब्रिटिश कला और स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव रहा। इस शैली में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण होता था तथा इसके द्वारा पारंपरिक भारतीय शैली की अभिव्यक्ति होती थी। इसके चित्रों में सामान्य रूप से लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान आदि के चित्र बनाए जाते हैं। कागज के अतिरिक्त कुछ चित्र चमड़ा, धातु या शीशे पर भी उकेरे जाते थे। अर्थात पटना कलम जो चित्रकला शैली है इसमें ग्रामीण जीवन अर्थात ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण किया जाता है, इसमें यह ऐसा चित्रण किया जाता था जिसमें ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह से अपने चित्रों पर उकारा जाता था। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी है। अतिरिक्त ललित लाल कला अकादमी और लोक कला परिषद के द्वारा इसे संरक्षण दिया जा रहा है, अर्थात पटना चित्रकला को ऐसा संरक्षण दिया जा रहा है। 2010 में पटना कलम चित्र पर आधारित कैलेंडर भी जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। बिहार की विरासत पटना कलम पुस्तक का विमोचन किया गया है। पहले पटना म्यूजियम तथा खुदा बख्श पुस्तकालय में सुरक्षित एवं संग्रहित है यह जो पटना चित्रकला है। विक्टोरिया पैलेस कोलकाता और विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में भी यह पटना चित्रकला संग्रहित है। नेक्स्ट न्यूज है जलीय जीव स्वस्थ प्रयोगशाला एवं आहार प्रयोगशाला चर्चा में क्यों है? तो बिहार में जलीय जीवों के परीक्षण एवं उपचार हेतु जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोली जाएगी, ऐसा निर्णय हुआ है। ये संस्थाएं खोली जाएगी फिशरीज कॉलेज मुजफ्फरपुर एवं फिशरीज रिसर्च सेंटर ऑफ एनिमल फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। इन संस्थानों पर 9 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। मछलियों की आहार की गुणवत्ता की जांच हेतु एक आहार प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कालाजार से संबंधित। बिहार से कालाजार का उन्मूलन हो चुका है। राज्य के सभी प्रखंडों से कालाजार का उन्मूलन हो चुका है। कालाजार रोगियों की संख्या प्रति 10,000 व्यक्तियों पर एक रोगी से कम हो गई है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की प्रशंसा की गई। कालाजार से संबंधित कालाजार जो बीमारी होता है यह यकृत, पीलिया, आंत और अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। भारत में कालाजार फैलाने वाली एकमात्र रोगवाहक मक्खी है जिसे प्लेबोटामस आर्जेटाइप्स कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार मौसम सेवा केंद्र से संबंधित। हाल ही में बिहार मौसम पूर्वानुमान सेवा 5 भारतीय राज्यों के लिए गहन रुचि का केंद्र बनी है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु जो बिहार मौसम सेवा मॉडल को अपनाने के इच्छुक हुए हैं। इस संबंध में तमिलनाडु की टीम ने हाल ही में बिहार का दौरा किया था। नेक्स्ट न्यूज है मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा संयंत्र में प्रयुक्त होगी इजरायली प्रौद्योगिकी। मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र में लीची के लालपन एवं मिठास को संवर्धित करने के लिए इजरायली प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इजरायली प्रौद्योगिकी की मदद से
किसान प्रति 2 क्विंटल लीची को 100 रुपये की लागत पर ऊंचे तापमान पर लीची की ताजगी एवं मिठास को बनाए रख सकेंगे। इस प्रौद्योगिकी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा में संयंत्र स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट न्यूज है, बांका में बिहार का सर्वाधिक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बांका जिला, बिहार के बांका जिला में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे संबंधित न्यूज है कि इस परियोजना से बिहार को 50 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार बिहार की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 181.1 मेगावाट हो जाएगी। बांका में इस सौर इकाई की स्थापना का दायित्व आपदा समूह को दिया गया है, अर्थात आपदा समूह बांका में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है। यह परियोजना जो है राज्य द्वारा अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिहार के लक्ष्य वर्ष 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक होगा, अर्थात बिहार का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य वो 2040 रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है कांवर झील के बारे में। बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवर झील अस्तित्व संबंधी संकट का सामना कर रहा है, अर्थात कांवर झील जो है, जो कि बेगूसराय में स्थित है, बिहार का प्रथम रामसर साइट है। पर्यावरणीय निम्नीकरण एवं उपेक्षा के परिणाम स्वरूप यह झील अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, जिससे इसके दीर्घकालिक अस्तित्व एवं वैविध्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील में गंडक, बिया तथा करेह नदियों के संगम का जल आता है। वर्ष 2020 में इस झील को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है सुशील कुमार मोदी से संबंधित। बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कुछ समय पूर्व निधन हो गया। सुशील मोदी 2005 से 2013 तक और फिर 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। जीएसटी पारित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इनसे संबंधित अर्थात सुशील कुमार मोदी से संबंधित अन्य न्यूज है, जानकारी है कि ये वर्तमान बिहार के से राज्यसभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य रहे। इन्हें जुलाई 2011 में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कर के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने थे। 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। यह पटना सेंट्रल विधानसभा, जो कि अब कुम्हरार विधानसभा के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे पटना सेंट्रल विधानसभा से। तो इसे याद करना, बीपीएससी के लिए याद करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि एक बार पिछले बीपीएससी में बिहार के जो रामविलास पासवान थे उनसे संबंधित न्यूज पूछ लिया था कि सबसे पहले वो किस पार्टी से चुनाव जीते थे और शायद कहाँ से चुनाव जीते थे। तो सुशील कुमार मोदी कुम्हरार विधानसभा वर्तमान में जो कहा जाता है, यह पहले पटना सेंट्रल विधानसभा के नाम से जाना जाता था। तो पटना सेंट्रल विधानसभा से सबसे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे और 2004 में भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से वे लोकसभा के सदस्य बने थे। नेक्स्ट न्यूज है बिहार की प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला। बिहार की प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय में किया गया है। तो इस प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। कागज, कैनवास, वस्त्र आदि पर की गई चित्रकारी एवं पांडुलिपियों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्यक्रम के साथ पुरावशेषों के संरक्षण का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है भारत का प्रथम डिजिटल भिखारी। भारत का प्रथम डिजिटल भिखारी, जो कि बिहार एवं देश के प्रथम डिजिटल भिखारी राजू पटेल का हाल ही में निधन हो गया है। यह राजू पटेल जो है बेतिया, जो बिहार के बेतिया जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया का निवासी था और बेतिया रेलवे स्टेशन पर ही अधिकतर इसको देखा जाता था। यह डिजिटल भिखारी के नाम से विख्यात था, ये जो राजू पटेल है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया स्किल 2023-24 राष्ट्रीय कौशल चैंपियनशिप भारत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बिहार के 39 कौशल युक्त व्यक्ति शामिल हुए हैं। यह चैंपियनशिप दिल्ली, भुवनेश्वर, मणिपाल एवं गांधीनगर में आयोजित की गई है। यह आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की मदद से संपन्न हुआ है। इंडिया स्किल देश के युवाओं को पारंपरिक एवं नए उभरते हुए प्रक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं व प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
विजयी प्रतियोगी फ्रांस के लियान में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है बक्सर का चौथा थर्मल पावर प्लांट। बक्सर का चौथा थर्मल पावर प्लांट 2024 के अंत तक व्यावसायिक विद्युत का उत्पादन करने लगेगा। इस पावर प्लांट से शुरुआती दौर में 660 मेगावाट के 2 यूनिटों को एक साथ शुरू किया जाएगा। यह संयंत्र कुल 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। भविष्य में इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2000 मेगावाट करने की योजना है। नेक्स्ट न्यूज है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और 163वां स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की नवीनतम सूची जारी की गई, जिसमें आईआईटी पटना 800 से 1000 टियर से निकलकर 600 से 800 टियर के रूप में पहुंच गया है। इस संस्थान की वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है और यह 163वां रैंक प्राप्त किया है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। पुरस्कार बिहार से संबंधित पुरस्कार तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 बिहार संग्रहालय के निर्देशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें संग्रहालय परिदृश्य के भीतर विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिन्होंने फिल्म संरक्षण में अग्रणी होने के साथ साथ संरक्षण प्रथाओं को आगे बढ़ाने, अभूतपूर्व अनुसंधान करने, नवीन प्रदर्शनियों का आयोजन करने, स्थिरता को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहन करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। नेक्स्ट है पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार। तो मदन मोहन शर्मा एवं सविता मिश्रा को पंडित हीरालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पंडित हीरालाल पुरस्कार मिला है 2 लोगों को, मदन मोहन शर्मा और सविता मिश्रा को। मदन मोहन शर्मा बिहार के वैशाली जिला के शास्त्रीय गायक हैं, जबकि सविता मिश्रा ओडिसी नृत्यांगना है। इन्हें पंडित हीरालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार त्रिवेणी कला केंद्र पटना के द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में दिया जाता है। धन्यवाद।